इस समय जहां पर है वहीं ब्लास्ट हुआ है। पीछे आ रहे कांग्रेस के काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एक टापू सा बना हुआ है, पहाड़ है, वहाँ पे चट्टान है, वहीं से नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की काफिले में। 2 साल तक पूरी तरह से दहशत का माहौल था, लोग दिन में भी आने से डरते थे। कि 100 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। हम हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के उस अंतिम छोर पर जहां से छत्तीसगढ़ का जो सीमा है छत्तीसगढ़ की वो खत्म होती है और ये पूरा इलाका नक्सली इलाका अभी भी माना जाता है। यहां पर ये जो जंगल आप देख रहे हैं बेहद घने जंगल हैं, जिसकी वजह से नक्सलवाद यहां पर ज्यादा दिन टिका। नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और खासतौर से जहां हम हैं सुकमा जिला, यहां पर अभी भी नक्सली घटनाओं का डर बना रहता है। हम रास्ते में जब यहां आ रहे थे तो जो सेना की अर्धसैनिक बलों का गश्त हम देख रहे थे और जिस तरीके के हथियार लेकर के वो पैदल गश्त कर रहे थे, उससे भी ये अंदाजा हुआ कि ये पूरा जो सुकमा का इलाका है ये किस तरीके से अभी भी एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना रहता है। हम सड़क के किनारे का किस तरीके से जंगल है ये आपको दिखा रहे थे, लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम इस समय कहाँ हैं। हम हैं झीरम घाटी में। झीरम घाटी वही जगह है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। नक्सलवादियों ने पहले बम से हमला किया और एक गाड़ी को उड़ा दिया और उसके बाद पीछे आ रहे कांग्रेस के काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसी में पूर्व केंद्रीय विद्याचरण शुक्ल और पूर्व जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के, उनकी हत्या हो गई, उनके बेटे की हत्या हो गई और तमाम और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनकी हत्या हुई। ठीक सामने आप देख रहे हैं जो सड़क है, मोड़ से पहले यहीं पर एक बुलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ। वो बुलेरो गाड़ी दरअसल उस काफिले का हिस्सा थी, आ रही थी और जैसे ही यहां पर वो गुजरी, नीचे बम पहले से भरा हुआ था सड़क के भीतर और उसी पर ब्लास्ट हुआ और पूरी गाड़ी उड़ गई। जो स्थानीय संवाददाता हमारे हैं अशोक, उनसे हम पूरी जो कहानी है वो समझेंगे। जहां पर अशोक हम इस समय खड़े हैं, ये इलाका क्या अभी भी नक्सलवाद से प्रभावित है? जी बिल्कुल रवि जी, हालांकि पहले से की तुलना में अभी 2-3 सालों में यहाँ पर 2 कैंप खोले गए हैं सीआरपीएफ के, दोनों बटालियन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ी दहशत कम है और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ लाइट्स, ये कुछ भी नहीं थे यहाँ पे। वो जो मंजर था वो काफी भयानक मंजर था, क्योंकि मैं खुद 25 मई 2013 जी 25 मई 2013 को यही इसी जगह पे ब्लास्ट किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और यहाँ पर बीजेपी की रमन सिंह की सरकार। जी बिल्कुल, रमन सिंह की सरकार थी और कांग्रेसी परिवर्तन यात्रा करके सुकमा जिला से परिवर्तन यात्रा करके लौट रहे थे जगदलपुर की ओर और यहीं पर एक आप देख रहे हैं जहां पर ब्लास्ट किया है नक्सली ने, उसके जस्ट बगल में एक टापू सा बना हुआ है, पहाड़ है, वहाँ पे चट्टान है, वहीं से नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की काफिले में। उस काफिले में कई लोग पहले ही मारे जा चुके थे। उसके बाद जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा है, महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सरेंडर किया अपने दोनों हाथों को उठा के और नक्सली उनको अपने साथ अंदर ले गए थे और अंदर करीब 20 से 30 मीटर ले जाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और बाकायदा उनको मारने के बाद नक्सली नारा लगाते रहे, क्योंकि ये गाड़ी जो इस समय जहां पर है वहीं ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थान है जहां ब्लास्ट हुआ है। वहां एक पुलिया बन गया है अब, क्योंकि उसके बाद से घटना के बाद से करीब 2 साल तक पूरी तरह से दहशत का माहौल था, लोग दिन में भी आने से डरते थे। लेकिन उसके बाद फिर जो भाजपा सरकार है उसने इस रोड का चौड़ीकरण करवाया और यहाँ पूरे लाइट्स लगे और उसके बाद फिर जब कैंप स्थापित हुए, ये सीआरपीएफ जवान वहीं के जवान जा रहे हैं, यहाँ गश्त इस समय भी हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार गश्त होते ही रहती है, चाहे दिन हो या शाम हो।
हालांकि अभी भी जो बाहर से आते हैं उनके लोगों में एक डर जरूर बने रहता है, क्योंकि झीरम घाटी जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हमले में से एक है, जिसमें 31 लोग मारे गए थे और सभी की तस्वीर भी लगी हुई है झीरम घाटी में। वो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये एक स्मारक बनाया गया है, झीरम घाटी शहीद स्मारक। उस समय रमन सरकार पर आरोप भी लगाया था कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, आरोप लगा था, क्योंकि इतने बड़े संख्या में जो और खास करके 2013 में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके अलावा इतने दिग्गज नेता जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक भी आरोपी पार्टी जो रोड ओपनिंग पार्टी रहती है सुरक्षा के लिए, वो कहीं भी नहीं लगी थी। यहाँ से आगे दरबा थाना है, वहां तक कोई सुरक्षा नहीं थी। इस वजह से ये भी आरोप लगे थे कि कोई सुरक्षा नहीं थी, उसके बीच नक्सली आसानी से यहाँ तक पहुंच सके। ये जंगल आप देख रहे हैं, लेकिन बाकी जो 31 लोगों में शहादत हुई थी, उसमें तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला थे, इसके अलावा जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है महेंद्र कर्मा, ऐसे दिग्गज नेता मारे गए थे। कितने किलोमीटर तक ये फैला होगा? ये आप यहाँ से जो सुकमा रास्ता है, जगदलपुर से जो सुकमा रास्ता है, दरभा के बाद पूरे तरह से घोर जंगल एरिया है। ये आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, क्योंकि आसपास और कहीं कुछ गांव नहीं है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर तोंगपाल है, लेकिन उसके आगे भी पूरी तरह से जंगल है। पूरा घना जंगल, जो सुकमा पूरे प्रदेश में सबसे सघन वन क्षेत्र में आता है। तो इसी का फायदा उठा के जो नक्सली हैं, यहाँ पर इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिए हैं सर। तो नक्सली जो घटनाएं हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जो कार्यक्रम था वो क्या था? जो कांग्रेस के इतने सारे बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद थे। सर 2013 नवंबर में चुनाव होने वाला था, और 25 मई 2013 को यह घटना हुई, जब परिवर्तन यात्रा, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस एक परिवर्तन यात्रा चला रही थी। और इस परिवर्तन यात्रा में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा हो, ऐसे दिग्गज नेता सभी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे और सभाएं ले रहे थे। लास्ट सभा सुकमा जिले में होनी थी, और इसीलिए वो इसी रास्ते से ही निकले थे, सुबह इसी रास्ते से निकले थे। और अजीत जोगी जब कांग्रेस में थे, तब वो भी हेलीकॉप्टर से सीधे सुकमा पहुंचे हुए थे। लेकिन जब काफिला उनका वापस लौटा परिवर्तन यात्रा से, पूरी सभा हुई सुकमा जिले में, बड़ी संख्या में वहां के कांग्रेसी और यहाँ जितने दिग्गज नेता वो शामिल हुए, और 4 बजे उसके बाद यहाँ से वो वापस जगदलपुर निकल रहे थे, क्योंकि केसलूर में भी उनकी एक सभा होनी थी। तो शाम को करीब 4 बजे जब ये काफिला निकला, तो उससे पहले सबसे आगे टी.एस. सिंहदेव निकल गए। नहीं, टी.एस. सिंहदेव ने, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे वो, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव ने हमको बताया कि हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां से निकले, और हम इसी रास्ते से होकर के आगे निकल गए, और तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे जाने के बाद पीछे जो काफिला आ रहा था उस पर यह हमला हुआ। बिल्कुल, आधे घंटे पहले टी.एस. सिंहदेव यहाँ से निकल गए थे और कुछ कांग्रेसी भी निकल गए थे, लेकिन उसके बाद जो काफिला एक साथ चल रहा था, करीब उसमें 30 से ज्यादा गाड़ियां थी, जिसमें फॉलो वाहन, सुरक्षा कर्मी, उनके जितने भी दिग्गज नेता, उनके सुरक्षा कर्मी, उनके सब जब फॉलो निकल रहा था एक साथ, तभी नक्सलियों ने इसका फायदा उठाया और उनके जो काफिले में फिर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान ही जो विद्याचरण शुक्ल है, उनको सीने में गोली लगी थी, और उसके बाद उन्हें वेदांता दिल्ली रेफर किया गया था, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। और कई जवान तो यहाँ पर ही अपने फायरिंग के दौरान ही मारे गए थे, और कुछ सिविलियन भी मारे गए थे। जो ट्रक गुजर रहे थे उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मारे गए थे इस घटना में। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, नक्सली घटना थी, और एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए थे। ये वो झीरम घाटी शहीदी स्मारक है, जिसमें जो लोग मारे गए, जिनकी हत्याएं नक्सलियों ने की, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसमें जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके अलावा कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं और जो कांग्रेस के ड्राइवर, कांग्रेस के काफिले के ड्राइवर हैं, वो भी हैं नेताओं के अलावा। आप बताइए कौन कौन इसमें मौजूद है? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे शहीद नंद कुमार पटेल, ये तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उनके बगल में ये नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष थे, और उनके बेटे हैं जो नंद कुमार पटेल, जो पीसीसी अध्यक्ष है, उनके बड़े बेटे हैं दिनेश पटेल।
इनके छोटे बेटे उमेश पटेल जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा ये दोनों पिता पुत्र एक साथ मारे गए उस घटना में। जी बिल्कुल, पिता पुत्र एक साथ मारे गए थे। काफिले में जब नक्सलियों ने फायरिंग की तो उस फायरिंग में बच गए थे दोनों, लेकिन नक्सली इन्हें जिंदा पकड़े और अपने साथ यहाँ से करीब ये जो आप जगह देख रही हैं, पीसीसी अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल। जी बिल्कुल, पीसीसी अध्यक्ष थे। इन्हें ही नक्सली दोनों को, उनके बेटे जो दिनेश पटेल हैं, ये बड़े बेटे हैं, इन दोनों को नक्सली यहाँ से 30 मीटर आगे ले गए और दोनों के हाथ बांधे। उसके बाद गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि दिनेश पटेल की नक्सलियों ने क्यों हत्या की, क्योंकि वो राजनीति से भी नहीं जुड़े थे। हालांकि लेकिन परिवर्तन यात्रा में जरूर शामिल हुए थे और उन्हें भी नक्सली मौत के घाट उतारे। ये नक्सलियों का क्या कहना था उस समय, घटना के पीछे कारण क्या था? कारण कई वजह निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 2001 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब नंद कुमार पटेल गृह मंत्री थे। उसके बाद से जिस तरह से जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद से नक्सली लगातार जो नंद कुमार पटेल के लिए पर्चे जारी करते थे और यही वजह माना जा रहा है कि वो टारगेट में थे, क्योंकि नक्सलियों की कहते हैं एक लाल डायरी होती है। लाल डायरी में जिस नेता का या फिर किसी पुलिसकर्मी का या पुलिस अधिकारी का नाम चढ़ता है तो वो मौका देके नक्सली उनको मौत के घाट उतारते। नंद कुमार पटेल का नाम उस लाल डायरी में आ गया था। जी बिल्कुल आ गया था और इस वजह से ही नक्सली मौका देखे। और उसके बाद नंद कुमार पटेल, इससे पहले जो महेंद्र कर्मा है, महेंद्र कर्मा के ऊपर कम से कम 6 से 7 बार नक्सली हमला कर चुके, कई ब्लास्ट कर चुके हैं। उसके बाद इन्हें जेड प्लस की क्यों नंद कुमार पटेल ने सलवा जुड़ुम की शुरुआत की थी। सलवा जुड़ुम जो नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन था और उसमें स्थानीय लोगों को हथियार थमाया गया था कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो सलवा जुड़ुम के जनक थे महेंद्र कर्मा। इस वजह से नक्सली इन्हें काफी अपने लिए घातक मानते थे और सलवा जुड़ुम में कई नक्सली मारे भी गए थे, क्योंकि जो सलवा जुड़ुम के जो जवान कह सकते, जिसे अभी एसपीओ बनाया गया है, तो उन्होंने इसके जनक थे महेंद्र कर्मा। इस वजह से नक्सलियों के लाल डायरी में इनका भी नाम शामिल था। उस समय कांग्रेस में क्या थे? कांग्रेस में उस समय मंत्री थे, ये भी जब गवर्नमेंट थी तब ये मंत्री थे, तो उसके बाद से ही इनका भी नाम चढ़ गया था और नक्सली उनको टारगेट बना के रखे। जैसे ही पता चला कि विद्याचरण शुक्ल मारे गए हैं तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरे देश से वाकिफ थे और खास करके जो इंदिरा गांधी उनके काफी करीबी माने जाते थे। और छत्तीसगढ़ में खास करके जब ये मध्य प्रदेश हुआ करता था तो सबसे लोकप्रिय नेता भी थे विद्याचरण शुक्ल। तो इनके मारे जाने के बाद काफी शोक की लहर दौड़ गई थी पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में। जगदलपुर जो कि सुकमा से रायपुर की ओर बढ़ने पर और सुकमा के बाद पड़ता है, वहां भी नक्सलवाद का प्रभाव है और इतना प्रभाव है कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की चाकू से मार करके हत्या कर दी है नक्सलियों ने। ये क्या मामला है? जो यहाँ पर जो रतन दुबे हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य हैं कौशलनार एरिया के, वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, क्योंकि भाजपा से वहां केदार कश्यप, उन्हें दोबारा टिकट मिला है, तो उनके ही पक्ष में चुनाव प्रचार में गए हुए थे। शाम के 4 बजे करीब गए थे, लेकिन उनके साथ कोई फोर्स वहां मौजूद नहीं थी, जो जानकारी हमें मिली है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो नक्सलियों का जो स्मॉल एक्शन टीम होता है, जिसमें नक्सली सादे वेशभूषा में होते हैं पूरी तरह से, उनके पास हथियार थे, जो हथियार खंजर कहा जा सकता है, इस तरह के हथियार थे। और उन्हें बीच बाजार में, कौशलनार का बाजार लगा हुआ था, बीच बाजार में नक्सली उनको दौड़ाए और दौड़ा दौड़ा के उनकी हत्या की। कई वार किए हैं उनके शरीर में। जब तक उन्हें लाया जाता तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। कुल मिला के इससे पहले 6 महीने पहले भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष थे वहां पे, उनकी भी नक्सलियों ने इसी तरह से हत्या की थी। उसके बाद से ये कहा गया था कि चुनाव के दौरान सभी को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने थाने में जानकारी नहीं दी। रतन दुबे जो अंदरूनी इलाके में गए थे चुनाव प्रचार के लिए, इस वजह से नक्सली इसका फायदा उठाए और बीच बाजार में पहुंचे और उनकी हत्या कर दी। जिस पोस्ट पे रतन दुबे थे, उसी पोस्ट पर जो 6 महीने पहले शख्स थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। जी बिल्कुल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष थे राजू साहू, उनकी भी नक्सलियों ने इसी तरह से हत्या की थी। वो अपने घर में मौजूद थे और रात को 8 बजे करीब घर में नक्सली घुस गए AK-47 लेकर और ताबड़तोड़ फायरिंग की। और ठीक 6 महीने पहले जब ये भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद खाली हुआ, उसके बाद रतन दुबे को बनाया गया, जो जिला पंचायत के सदस्य भी थे उस इलाके से, उन्हें भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। और कल शाम फिर एक बार नक्सली उन्हें ही टारगेट बनाए और इन उनकी हत्या घटनाओं की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि देश को ये पता लगे कि नक्सलवाद की अभी स्थिति यहाँ पर क्या है,
क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया, क्या किसी इलाके में सिमट करके रह गया है, या नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं वो अभी भी एक बड़े इलाके में होती रहती हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ पर नक्सलवाद की? जी देखिए, अगर बस्तर जिले की बात करें तो नक्सल मुक्त कहा जा सकता है, लेकिन ये जो दरभा एरिया हम जहां खड़े हैं ये अभी पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये अभी भी नक्सल प्रभावित है। आए दिन यहाँ वारदात होती है। अभी कल ही नक्सलियों ने जो सुकमा जिला है, कोंटा विधानसभा क्षेत्र में 3 वाहनों को आग लगा दिया। इसके अलावा कल भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी। तो कुल मिला के ये नहीं कहा जा सकता कि नक्सली अभी बैकफुट में है। लगातार वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से चुनाव आयोग ने भी यहाँ अतिरिक्त फोर्स भेजा है। रिजर्व पुलिस फोर्स की पूरी एक बटालियन को यहाँ भेज दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसटीएफ, इस तरह के पूरे जवान की टोली यहाँ आई है। तो ये थी झीरम घाटी की कहानी। और नक्सलवाद यहाँ अभी भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जो लोग हैं उनका जो लोकतंत्र पर विश्वास है वो बना हुआ है। और वोटिंग यहाँ पर परसों होगी। हम चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छे प्रतिशत में मतदान देख कर जाएं। इस तरीके की जो आपको जानने लायक कहानियां हमें इस पूरे चुनाव कवरेज के दौरान दिख रही है, वो हम आपके लिए अलग से पेश कर रहे हैं, खास तौर से एबीपी लाइव के दर्शकों के लिए।